हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली आपके कल्याण ज्वेलर्स के बारे में एक डिस्कशन करेंगे। बिजनेस में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे इन्होंने ट्रांजिशन किया है, वो सारे पैरामीटर्स को देखेंगे और अभी यहाँ से डायरेक्शनली बिजनेस कैसे करने की देख रहा है और बाकी ये कैसे अभी जो बाकी प्लेयर्स हैं उसके बीच में कैसे स्टैंड करता है। तो उस सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप कल्याण ज्वेलर्स को देखोगे ना, तो पिछले कुछ सालों में ये पूरा आपका सदर्न इंडिया प्लेयर हुआ करता था। वहां से ये लोग पूरे एक्सपांड करके कैसे पूरे अभी नॉर्दर्न इंडिया में इन्होंने एक्सपांड कर लिया है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो आज के डेट में इनका जो टोटल नंबर ऑफ शोरूम्स है वो लगभग 396 है। ठीक है। ये इंडिया इंडिया की बात कर रहा हूँ। इसमें आपके जो यूएस और इनकी मिडिल ईस्ट में भी एक्सपांसन है। कुछ शोरूम्स वहाँ पे भी है, लगभग 38 आपकी मिडिल ईस्ट में, और यूएस में आपका 2 शोरूम है। यूएस में ऑल तो अभी उतना ये लोग बढ़ा नहीं रहे। मिडिल ईस्ट में कुछ 6 या 8 शोरूम इस साल भी खोलेंगे। बट जो मेजर चंक ऑफ जो शोरूम्स है इनके लगभग 90% से भी ऊपर, 90% क्या, लगभग 90-95% के बीच में जो शोरूम्स है वो इंडिया में है। अब ये जो आप 396 देख रहे हैं ना, इसमें इंक्लूडिंग कैंडियर है। कैंडियर क्या है इनका ब्रांड? कैंडियर ब्रांड से बेसिकली ये लोग आपके जो ट्रेंडी ज्वेलरी होती है ना, जो यूथ वगैरह को टारगेट करना है, लाइट वेट ज्वेलरी हो गई, उन चीज़ों के आसपास ये लोग करते हैं। इसका बहुत इनका ऑनलाइन सेगमेंट में भी रहता है और उसके अभी अभी इन्होंने आपके ऑफलाइन स्टोर्स भी खोल लिए हैं, जैसा ब्लू स्टोन ज्वेलरी भी करता है, बाकी आपकी कैरेट लेन वगैरह सभी कंपनीज करती है ना। तो उस तरह से तो अगर आप देखेंगे तो अराउंड 96 स्टोर्स जो हैं इनके अभी के डेट में, वो इनके कैंडियर्स के हैं। ठीक है। तो अभी ये हो गया। और इसके अलावा इनके जो माई कल्याण ग्रास रूट स्टोर्स हैं, ये बेसिकली क्या होता है, एक तरह से आउटरीच प्रोग्राम होता है। आउटरीच प्रोग्राम मतलब जो सेल्समैन वगैरह होते हैं ना, जो आपके जो यंग मतलब जो रूरल एरियाज में जाके लोगों को एजुकेट करेंगे अपने ब्रांड्स वगैरह के बारे में, जो ऑफर्स वगैरह ये लोग देते हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं ये लोग। और तो रेवेन्यू वगैरह के बारे में तो हम देख रहे हैं अभी धीरे धीरे। ये जो मैं आपको बता रहा था कि ये पूरा भी ये ओवरऑल पैन इंडिया प्रेजेंस हो गया है इनका। तो अगर आप देखेंगे ना, तो लगभग 91% जो है इनके शोरूम्स इंडिया में है और बाकी कुछ 9% आपके बाकी इंडिया के बाहर है। तो ये सब चीज हो गई। ओके। अभी अब एक चीज क्या है ना, जैसे इन्होंने जो रैपिड पेस पे एक्सपांशन किया है, आज भी इंडिया में जो मार्केट लीडर है आपकी टाइटन टाइटन ही है। तो उसका तो अराउंड आई थिंक कितना, लगभग 800 या 900 स्टोर्स के आसपास होंगे। और वहीं जब आप कल्याण को देखते हो ना, तो कल्याण के तो आज तो लगभग 300-400 स्टोर्स के आसपास है। तो ये चीज हो गया। अब जो इनका पूरा ओवरऑल मार्केट शेयर है ज्वेलरी स्पेस में, वो आपके 7% के आसपास है। और जो ओवरऑल ज्वेलरी सेक्टर में जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो आपका अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज शिफ्ट हो रहा है। तो ये लोग बेसिकली इसी थीम के अंदर पूरा वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए इन लोगों ने अभी जो अपने पायलट्स वगैरह किए हैं, उसी में और रैपिड पेस में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो वो सारी चीजों को देख रहे हैं ये लोग। अब अगर इनका मैं आपको चीज बताऊं, तो इनका जो मॉडल होता है ये एक हाइपर लोकल मॉडल होता है। हाइपर लोकल मॉडल क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो ये लोग क्या करते हैं, अपने स्टोर्स वगैरह में लगभग 30 से 40% जो इन्वेंट्री होती है, वो आपकी लोकल ब्रांड्स के लिए रखते हैं। लोकल ब्रांड्स कह रहा हूँ, मतलब जो रीजनल एस्पिरेशंस होती है ना लोगों की, मतलब आप ये समझ लीजिए, मुंबई में जो लोकल पॉपुलेशन है उनकी जो टेस्ट होता है वो अलग होता है एज कम्पेयर टू जो कोलकाता में जो लोकल पॉपुलेशन है, उनकी टेस्ट अलग है। तो उस बेसिस पे ये लोग उसको हाइपर लोकल कहते हैं। मतलब अपनी इन्वेंट्री तो रख रहे हैं, बट जो कस्टमर्स रीजनल ब्रांड्स की तरफ जाना चाहता है उसको भी टैप करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। जो जनरली जो इसके कस्टमर्स होते हैं, आप जब कल्याण स्टोर्स दिखते होगे अपने आसपास, तो आपको बहुत ही साइनी लाइट्स वगैरह काफी अच्छे दिखते हैं वहाँ पे। तो उसी कारण क्या होता है, जब ये ऐसे ब्रांडेड कंपनीज होती है तो उसके जो मेकिंग चार्जेस होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं। तो कंपनियां अपने ब्रांड को यूज करता है। तो इनका जो कस्टमर सेगमेंट है वो आपका एस्पिरेशनल कस्टमर सेगमेंट है, मतलब जो अभी जो इनकम के लैडर में थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। तो ये लोग उसको टैप करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द थिंग। और जो इनके माई ग्रास रूट स्टोर हो गए ना, तो बेसिकली उसके वाया जो आपके लोगों को बेसिकली एजुकेट करते हैं कि आप हमारे कस्टमर आपके हमारे शॉप्स में आइए। सो इस तरह से ये लोग काम करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो मैं आपको हाइपर लोकल वाले चीज के बारे में बता रहा था, तो ये चीज है। अब इससे क्या होता है कि आपको लोकल टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको उस तरह की मतलब पर्सनलाइज ज्वेलरी वगैरह जो होती है वो मिल जाती है। तो ये चीज है। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो ये जो मैं आपको कल्याण के जो माई ग्रास रूट स्टोर्स हैं उसके बारे में बता रहा था। अब इसमें क्या होता है, अभी आप देखेंगे ना, जो कल्याण का जो एट्रिशन रेट होता है, जब भी आप किसी कंपनी को देखते हो, तो अगर मान लीजिए उस कंपनी के एम्प्लॉयज आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो उससे क्या होती है, आपको जो कंपनी की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी होती है उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो जनरली कल्याण का कुछ 20-30% एट्रिशन रेट है। तो अभी जो एट्रिशन होता है ना, जब आप सेल्स वाली टीम्स जो होती है, जो आपको डोर टू डोर जाके काम करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा टफ जॉब होता है। तो इसीलिए जो कल्याण की कंपनी है उसमें जो एट्रिशन होता है वो आपके माई जो ग्रास रूट वाले स्टोर्स हैं इनके, आउटरीच प्रोग्राम है इनका, उसमें एट्रिशन ज्यादा है। बट कंपनी कहती है कि जो हमारे फ्रेंचाइज स्टोर्स हो गए या फिर जो कोको मॉडल पे स्टोर है, उनमें एट्रिशन नील के बराबर है। क्यों? क्योंकि कंपनी का ब्रांड काफी अच्छा है, सभी लोग चाहता है कि हम इनसे मतलब इनके साथ काम करें। तो वो चीज है। अब जो सेल्स वाले जो
चीज़ है, वहाँ पे कंपनी कहती है कि वो एक उस तरह का मॉडल ही है, तो वहाँ पे हम लोग जो अपने एट्रिशन है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से कंपनी कहता है। तो ये दिस वाज़ अबाउट इनके जो ग्रास रूट स्टोर्स हो गए। अब इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, जो कैंडिडेट वाले जो ब्रांड है इनका, तो अभी जैसे मैं आपको ऑलरेडी बोला कि इन्होंने 96 स्टोर्स अपने कैंडिडेट के खोल लिए हैं। और अभी जैसे देखेंगे ना, तो कैंडिडेट का जो पूरा ओवरऑल है, अभी वो प्रॉफिटेबल हुआ नहीं है, ठीक है? बट EBITDA लेवल्स पे वो प्रॉफिटेबल है। बाकी पैट लेवल पे वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो कंपनी जो इस साल के लिए गाइडेंस देता है ना, वो लोग कोशिश कर रहा है कि वही FY 26 के एंड होते थे, हम लोग इसको पहले जो इनका पिछले क्वार्टर में जो इनका गाइडेंस था, वहाँ पे ये लोग पैट पॉजिटिव करने की गाइडेंस देते थे। तो अभी जो इनका गाइडेंस है, वहाँ पे बोलते हैं कि या तो हम न्यूट्रल कर लेंगे या फिर पैट पॉजिटिव कर देंगे। तो वो देखते हैं। तो उससे ये भी मे बी ये हो सकता है कि उसको पैट पॉजिटिव होने में 1 क्वार्टर का डिले वगैरह हो जाए। तो वो सारी चीज़ें। और अगर आप देखोगे ना, जो कैंडिडेट की कुछ और अगर मैं आपको बताऊँ कैंडिडेट के बारे में, तो अभी जो जैसे इनके ओवरऑल कैंडिडेट के 96 स्टोर्स हैं। तो FY 26 में जो इनका पूरा टारगेट था कैंडिडेट्स के स्टोर खोलने का, आई थिंक वो 90 के आसपास था। तो अभी इन्होंने, मैं आपको अगर एग्जैक्ट नंबर बताऊं, तो कैंडिडेट के इन्होंने 30 स्टोर्स खोले हैं। तो देखा जाए तो H1 में 30 स्टोर तो कम है। ऑल्दो इनकी जनरली H2 में ज़्यादा स्टोर्स खुलते हैं, क्योंकि फेस्टिव्स वगैरह भी रहता है उस टाइम पे, है ना? जैसे पीएन गडगिल भी करता है आपका। तो कंपनी कहती है कि जो कॉम्पिटिशन है मार्केट में, तो जो इनके पीयर्स हो गए टाइटन वगैरह, तो जो उन लोगों ने जो अपने स्टोर्स है उसकी बेसिकली इन स्टोर्स को अपग्रेड अपग्रेड कर दिया। एर्गोनॉमिक्स होती है ना स्टोर्स के अंदर, कैसी लाइट्स वगैरह है, चेयर्स वगैरह कैसे होंगे। तो वो सारी चीज़ों पे लोगों ने काम किया, तो उसके कारण इन्होंने इनके पास जो कैंडियर स्टोर्स खोलने हैं, उसको बेसिकली थोड़ा सा होल्ड रख के उस पर काम करने का ट्राई किया, जिसके कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है। बट कंपनी इज होपफुल कि हम लोग कैंडियर के स्टोर्स को 50 स्टोर्स को खोलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, आपको ये देखना है कि ऑल्दो आपको यहाँ पे डिले दे सकता है, बट कंपनी की जो ओवरऑल प्रोफाइल है, मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा है। जैसे अगर आप देखोगे, इनके जो फोको मॉडल है, मतलब जो फ्रेंचाइजी है, इसका जो इनके जो स्टोर्स वगैरह है, उसको लेने के लिए बहुत ही बिल्कुल वो रहते हैं, काफी ज्यादा डिमांड है। तो और ऐसा होता है कि वो अभी 100-200 फ्रेंचाइजेस का ऑलरेडी लाइनअप में रहते हैं इनके इनके लेने के लिए। तो क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज जो कल्याण का ब्रांड है वो काफी स्ट्रांग हो गया है अभी। तो वो चीज है। तो कैंडिडेट को आपको उस तरह से देखना है। तो इसके अलावा अगर हम लोग बाकी चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे, तो दिस वाज अबाउट द कैंडिडेट्स। अभी अगर हम देखें, तो ये बता रहे हैं ये लोग कि कैसे इन्होंने आईपीओ के पहले से लेके आईपीओ के बाद से कैसा एक्सपांड किया है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो इनका जो मतलब आपका पूरा जो मैं आपको बता रहा हूँ फोको मॉडल की तरफ से, उससे ही एक्सपांड हुआ है। अब इसके अलावा ये लोग अभी क्या करना चाहते हैं, अपने रीजनल ब्रांड को खोलना चाहते हैं। अब रीजनल ब्रांड के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको बोला अभी कि इनका जो मॉडल है, बेसिकली हाइपर लोकल मॉडल ऑलरेडी है। लगभग 35% जो इन्वेंट्री होती है इनकी, वो आपकी लोकल रीजन के टेस्ट के अकॉर्डिंग होती है। अब तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि आप उस मॉडल पे क्यों जा रहे हैं, जब ऑलरेडी आपके शॉप्स पे इन्वेंट्री है लोकल वाले, है ना? तो कंपनी का ये थॉट प्रोसेस है कि जैसे मैंने अभी कहा कि ये इनका जो कस्टमर सेगमेंट है वो एस्पिरेशनल सेगमेंट है। बट आप देखते होंगे आपके शहरों की में बहुत सारे ऐसे रीजनल ब्रांड्स होते हैं। एक तरह से फैमिली ज्वेलर होता है ना, जिसमें आपके लाइक एंसेस्टर्स लोग भी उसी ज्वेलरी से शॉप करते आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीएन गडगिल देख लीजिए, आप डीपी आभूषण देख लीजिए, जो कि 3-4 जनरेशन से है। तो ज्वेलरी सीन्स एक इन्वेस्टमेंट की तरह होता है, तो लोगों को उसमें होता है कि ट्रस्ट रिक्वायरमेंट होती है। तो वो लोग जनरली जो कस्टमर्स होता है वो इतना इजीली स्विच नहीं करता है। तो खास करके जो रीजनल ब्रांड होती है, एक तो उनकी टेस्ट उस तरह की होती है, और दूसरा जो ट्रस्ट और एफिनिटी होता है वो भी काफी स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए जो रीजनल कस्टमर है, जो नॉन एस्पिरेशनल कस्टमर है, जो उसी एरिया का कस्टमर है, तो वो क्या होता है, उसको टैप करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए कंपनी क्या कर रहा है, अभी जा रहा है पूरा रीजनल ब्रांड की तरफ, एक नया ब्रांड डेवलप करेगा। और जो ये सेगमेंट है ना, जो नॉन एस्पिरेशनल कस्टमर्स है, उसको टैप करने की कोशिश कर रहा है। वहां पे जो इनकी इन्वेंट्री है, वो अराउंड पूरी 100% जो इन्वेंट्री होगी, वो आपके रीजनल टेस्ट के अकॉर्डिंग ही होगी। तो बेसिकली कंपनी क्या करना चाहता है, काफी एग्रेसिव वे में जो ये जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है ना, उसको और स्ट्रांगली टैप करने की कोशिश करता है। अब इसको करने के लिए हम लोग कुछ इनके पायलट्स वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको बोला, ये जो रीजनल ब्रांड ये लोग करना चाह रहा है। अब जब आप देखते हो रीजनल ब्रांड्स होते हैं, सिंस वो थोड़ा अनऑर्गेनाइज स्पेस से रिलेटेड होता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे ना, वहाँ पे इनको टैक्स वगैरह नहीं पे करना पड़ता है। और बाकी जो आपके मार्जिन प्रोफाइल होते हैं, वो जनरली वहाँ पे कम होता है ना? वहाँ पे आपके मेकिंग चार्जेस वगैरह कम होते हैं। अगर आप दिल्ली साइड में देखे होंगे आसपास, तो वहाँ पे हाईवेज वगैरह पे रहता है कि मिस्टर एक्स ज्वेलर्स ज्वेलर्स 0% मेकिंग चार्जेस। तो वहाँ पे वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। हम कल्याण वगैरह इनके शोरूम्स तो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, तो वहाँ पे ये लोग अपने 0% मेकिंग चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये कंपेरिजन होता है। इसीलिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे, तो ये जो अनऑर्गेनाइज स्पेस है, वहाँ पे मार्जिन थोड़े से कम होते हैं। तो जब आपके पास मार्जिन कम होगा, अब कल्याण को अगर अपनी एबिटा मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी को स्ट्रांग रखना है, तो क्या करेगा? तो इसीलिए ये लोग अपने जो दूसरे पायलट है उसकी तरफ जाते हैं। वो क्या होता है, बेसिकली लीन क्रेडिट पीरियड होता है। मतलब आप मान लीजिए जो इनके कारीगर्स होंगे ना, तो उनको क्या करेंगे, इजिली जल्दी जल्दी क्रेडिट देंगे।
मतलब मानो उनसे बनवाया, 10 डेज में वापस पैसे दे दिए उनको, तो उससे क्या होगा कि आपके जो वर्किंग कैपिटल है उसमें स्ट्रेस कम पड़ेगा, तो उससे आपकी फाइनेंस कॉस्ट वगैरह बच जाएगी। तो उस तरह से कंपनी हेल्प करता है। तो अभी जो इनका है ना, ये लोग अपने ये लीन क्रेडिट वाले साइकिल की तरफ काम कर रहे हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया है, तो उससे अभी ही आप देखेंगे ना, इनके जो ग्रॉस मार्जिन लेवल है, मैं आपको दिखाऊंगा फाइनेंशियल्स में, तो वहाँ पे ग्रॉस मार्जिन थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है। ऑल दो अभी इन्होंने इस पायलट को थोड़ा देर के लिए पॉज रखा है, उसका क्या कारण है, डेप्थ से रिलेटेड है, मैं बताता हूँ उसके बारे में। बट जो अभी इनके पुराने 300 कल्याण स्टोर्स है ना, उसमें ये पायलट एप्लीकेबल नहीं है। वो कब से एप्लीकेबल करेंगे, जब इनका जो पूरा डेप्थ वाला पार्ट है, अभी कुछ डेप्थ वगैरह थे इनके, वो जब अगले फाइनेंशियल ईयर में पूरा पे हो जाएगा, तो उसके बाद से ये लोग जाएंगे और वो पायलट को मे भी यूज करेंगे अपने कल्याण स्टोर्स के लिए भी। बट अभी के जो इनका रीजनल ब्रांड होगा ना पूरा, अभी वो ब्रांड का नाम भी अनाउंस नहीं किया है और ना ही कोई स्टोर्स खोले हैं। उसके 4 या 5 स्टोर्स ये लोग बोल रहे हैं हम लोग खोलने वाले हैं। Q3 या Q4 में हम लोग उसके बारे में अपडेट्स देखेंगे, और कुछ आई थिंक 10 स्टोर्स ये लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में खोलेंगे। सो ये पूरा इनके जो रीजनल ब्रांड हो गया, और जो ये लोग लीन वर्किंग कैपिटल की तरफ कर रहे हैं, ये इसके बारे में हो गया। इसी में एक और आप थर्ड पायलट मान लीजिए, या फिर जैसे समझना है आपको, तो इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी थी ये, तो ये लोग साउथ इंडिया में केरला के अंदर एक बेसिकली एक फैक्ट्री टाइप की बना रहे हैं, जहाँ पर जो इनके कारीगर वगैरह होंगे उन सभी को लेके आएंगे अलग अलग जगहों से। तो उससे क्या होगा, एक तो क्या होगा, जो इनके B2B कस्टमर, मतलब जिनसे ये लोग गोल्ड वगैरह परचेस करते हैं, उससे नेगोशिएटिंग पावर अच्छी हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, सिंस वो फैक्ट्री में आप काम करोगे, तो वहां से आपका जो कंट्रोल होता है ना, क्वालिटी चेक्स वगैरह हो गया, जैसा मैं चाहता हूँ डिजाइन वगैरह उसमें बन जाएगा, तो उन चीज़ों में फायदा होगा। तो ये 2-3 चीज़ें कंपनी करने का कोशिश कर रहा है, और इस तरह से कंपनी अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो ये था इनके पायलट्स वगैरह के बारे में। और अगर मैं आपको आ, और चीज़ें बताऊँ, तो यहाँ पे ये लोग अगर आप देखेंगे, तो ये लोग यही लिख रहे हैं कि हम लोग नया रीजनल ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। अब अगर बाकी तो इनके जो लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज वगैरह है, विजन है बेसिकली इनका, तो ये सारी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ओके। अभी जैसे देखेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि जो लीन क्रेडिट साइकिल इनकी होगी, तो उससे क्या होगा, आपकी पूरी वर्किंग कैपिटल की एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, तो उससे जो आपकी आरओसी प्रोफाइल होगी वो इंप्रूव होते हुए दिखेगी। और कंपनी की आरओई प्रोफाइल तो पिछले कुछ ईयर से ऑलरेडी इंप्रूव हो ही रही है। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जब आप इस कंपनी को देखते हो ना, आज तो इसका बेस काफी बड़ा हो गया है। इस इतने बड़े बेस के ऊपर भी लगभग 400 शॉप्स अभी हो गई है, और अभी लगभग मान लीजिए 80-90 स्टोर्स तो और खोलेंगे ही। तो मतलब इस ईयर के एंड में लगभग 380, सॉरी 480-90 स्टोर्स तो ऑलरेडी इनके हो ही जाएंगे। तो उसकी उस बेस पे भी ये लोग मिड टू हाई सिंगल डिजिट में अपना सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इनके पुराने स्टोर्स है उस पे भी आपको ट्रैक्शन अभी भी दिख रहा है ना। मतलब 15 से 17% ये लोग अपने, मतलब इवन अराउंड 17% के आसपास ये लोग अपने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी जो हाई गोल्ड प्राइसेस के इन्वायरमेंट है, उसमें भी इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको शांति गोल्ड में भी बताया कि किसी भी जब आप ज्वेलरी कंपनी को देखते हो ना, जब इस तरह के इन्वायरमेंट में भी अगर कोई कंपनी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ दिखा रही है, वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रही है, तो आपको दिखाता है कि उसकी ब्रांड की कितनी पावर है। इस तरह से आपको देखना है। और इसके अलावा ये जो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे, ये अभी जो इंडिया वाला जो इनका बिजनेस है, जो रीजनल ब्रांड है, उसके कुछ शॉप्स अभी ये लोग अभी खोलेंगे, और बाकी इंटरनेशनल में भी ये लोग फोको मॉडल पे ही काम करते हैं। अब आप देखिए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इस कंपनी के हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तो अगर आप 2-3 साल का पीरियड देखोगे ना, आप FY 20 से लेकर FY अभी तक का देखिए, आपको कंसिस्टेंटली दिखेगा कि जो इस कंपनी की आरओसी और आरओई प्रोफाइल जो है वो इंप्रूव होती है। जनरली एक मार्केट में ये रहता है कि किसी कंपनी का अगर लो आरओई है, तो वो अपनी ग्रोथ को कैसे सस्टेन करेगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पे यही दिखता है कि देखिए, उस केस में क्या होता है ना, जो क्वेश्चन होता है कि ग्रोथ को कैसे सस्टेन करेगा, वो इसलिए आता है क्योंकि वहां पे लोग सेल्स ग्रोथ को नहीं देखते हैं। लेकिन मान लीजिए जब आपके बिजनेस में ऑलरेडी आपकी ब्रांड अच्छी है, आप उसको स्केल कर पाते हो, सेल्स ग्रोथ अच्छा दिखाते हो, तो अल्टीमेटली वो धीरे धीरे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में इंप्रूव होते जाता है ग्रेजुअली। तो वही उसका प्राइम एग्जांपल आपको कल्याण ज्वेलर्स में दिख सकता है। तो अगर आप देखेंगे, तो इस कंपनी का सिंगल डिजिट में आरओई से, और आज के डेट में आप देख लीजिए कितना था, लगभग 6-7% के बीच में इनका आरओई था। और तब तो ये लोग लगभग 40% पे ग्रो किया करते थे। और अगर आज देखेंगे तो वो आरओई इनका बढ़ के 19% के आसपास हो गया है। एंड द सेम थिंग इज आरओसी प्रोफाइल। और ऐसा नहीं है ये मेट्रिक्स यहाँ पे कांस्टेंट हो गया है, अभी ये सिंस इनकी लीन क्रेडिट पीरियड होगी, आज भी इनका ट्रैक्शन काफी ज्यादा है, और पूरी एसेट लाइट मॉडल पे चले गए हैं। तो यहाँ से भी जो इनकी पूरी प्रोफाइल है, यहाँ से इंप्रूव होती हुई दिखती है। और ये सारा चीज उन्होंने किया है अपने डेप्ट को कम करते हुए। कहने का मतलब ये है, इन्होंने इक्विटी डायलूट भी नहीं की है। तो ये सारी चीजें जैसे आप देखते हो ना, लोग कहते हैं 40% ग्रो करना है तो हमें मतलब बेसिकली नया नया QIP वगैरह की जरूरत है। तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर नहीं दिखती है। तो ये सारी चीजें, बट एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, आप इसके एबिटा मार्जिन को देखिए। एबिटा मार्जिन आपके कंसिस्टेंटली आपको कम होते हुए दिखेंगे। लगभग 7.5% से लेकर 6.1% हुआ है।
FY 25 में एक्चुअली थोड़ा सा और कम हो गया था, क्योंकि आपकी वो कस्टम ड्यूटी का इम्पैक्ट आया था ना, तो वो सारी चीज़ें। तो एबिटा मार्जिन कम क्यों हुआ? क्योंकि जब आप फोको मॉडल में जाते हो ना, फ्रेंचाइज ओन मॉडल में जाते हो, तो आपको अपने टॉप लाइन लेवल पे थोड़ा सा रेवेन्यू शेयरिंग करना पड़ता है। तो वहाँ पे शेयरिंग करने के कारण आपके थोड़े से मार्जिन एबिटा लेवल पे कम हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम वो मॉडल एसेट लाइट होता है, आपकी खुद की कैपिटल कम लगती है, इसलिए आपकी बोरोइंग्स कम होती है, इसलिए आपका फाइनेंस कॉस्ट कम होता है, इसलिए आपकी जो पीबीटी लेवल्स पे है वहाँ पे इम्पैक्ट दिखता है। तो इसलिए जब आप इनके पैट मार्जिन देखोगे ना, वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। इसलिए कभी कंपनी भी कहती है कि जो हमारे एबिटा मार्जिन है ना, वो आपके अभी तो कम हो रहे हैं, और ये कंसिस्टेंटली अभी कम होता रहेगा। कब तक? जब तक FY 27 में इनका पूरा डेप्ट पे नहीं हो जाता है ना। तो उसके बाद कंपनी में भी, जब इनके पास डेप्ट वगैरह नहीं रहेंगे, तो ये लोग में भी कोको मॉडल पे जाएंगे। बट अभी के लिए तो इनका आपका फोको मॉडल ही है, तो उससे इनका एबिटा मार्जिन कम होता रहेगा। बट एट द सेम टाइम इन्होंने साथ में क्या हुआ था, पिछले आई थिंक कुछ क्वार्टर्स पहले, इन्होंने अपने डेप्ट को पे करना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि किसी बैंक ने इनके कुछ रियल एस्टेट का जो कोलैटरल होता है ना, उसको रिटर्न नहीं किया था। तो उसके कारण क्या होता है, इसलिए कंपनी ने भी अपना डेप्ट पे करना बंद कर दिया था। जब आप डेप्ट पे करना बंद कर दोगे, तो डेप्ट भी आपने पे करना बंद कर दिया, और ऊपर से आपके एबिटा मार्जिन भी कम हो रहे हैं। तो उसी के कारण क्या होता है, आपकी पैट में इम्पैक्ट आता था। तो अभी क्या हुआ है, इनका जो कोलैटरल था वो रिलीज हो गया है, इसलिए कंपनी ने भी अकॉर्डिंगली अपने जो डेप्ट वगैरह है उसको पे करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ जो डेप्ट है इनका इस साल पे हो जाएगा, और बाकी जो डेप्ट है अगले फाइनेंशियल ईयर में पे हो जाएगा। एंड बाय द एंड ऑफ FY 27 इनका पूरा डेप्ट फ्री कंपनी हो जाएगी। ये कंपनी है, ये कंपनी के सारे डेप्ट पे हो जाएंगे। तो वो सारी चीजें, तो इसी कारण अभी उस वाले पैरामीटर में भी इनका इंप्रूव हो गया है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो इनका अभी सिंस वो मैंने बताया आपको, जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है इनका, उससे थोड़ा सा ग्रॉस मार्जिन और एबिटा लेवल पे भी इंप्रूवमेंट दिखा है। एट द सेम टाइम सिंस इनका डेप्ट पे हो रहा है, तो बॉटम लाइन पे आपको फिनांस कॉस्ट में भी डिक्रीमेंट दिखेगा, उसके कारण पैट अच्छे से इंप्रूव हुई है। और इसके अलावा अगर आप अभी का इनका नंबर्स देखोगे ना, तो आपको जो पैट नंबर दिखेगा वो काफी सिग्निफिकेंट दिखेगा, मतलब 100% पे ग्रो किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता है Q2 के अंदर जो कस्टम ड्यूटी का इम्पैक्ट आया था, तो कंपनियों को बहुत सारे अपने वो कट्स लेने पड़े थे ना, लगभग 20-30 करोड़ के आसपास। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए, उसका एक तरह से रिटर्न हो रहा है ना। तो मतलब उस क्वार्टर में आपका बेस लो हो गया था ना, उस लो बेस पे यहाँ पे इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो इस तरह से आपको नंबर्स को देखना है इस कंपनी के। तो ये सारी चीजें ओके, अभी मैंने ये सारी चीज आपको बोल दिया। अब अगर मैं कुछ स्टोर एक्सपेंशन के बारे में बताऊं, तो वो हम लोग इस स्लाइड से देखते हैं। ये जो फ्रेंचाइज मॉडल है, ये लोग अभी वही कह रहे हैं कि हम लोग आगे भी जाके फ्रेंचाइज मॉडल पे ही चल रहे हैं। बट वो नहीं, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये काफी इंटरेस्टिंग स्लाइड इन्होंने शेयर की है। तो यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा स्टोर एक्सपेंशन के बारे में बताता हूँ। तो अगर जो ओरिजिनल टारगेट्स थे ना इस कंपनी के FY 26 के लिए, वो था कि हम अराउंड आपके 80 कल्याण स्टोर्स को खोलेंगे, लगभग 90 कैंडियर स्टोर्स को खोलेंगे। तो कैंडियर का तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, 30 स्टोर्स खुल चुके हैं, 50 और खोलना है, जहाँ पे कंपनी इज होपफुल ऑफ ओपनिंग। बट देखते हैं वो खोल पाते हैं कि नहीं खोल पाते हैं, क्योंकि जो मैंने इश्यूज बताए वो वाला चीज है। इश्यूज तो नहीं है, मतलब जो अपग्रेड्स वगैरह कर रहे हैं। और बाकी अगर आप कल्याण को देखोगे ना, तो कल्याण में अभी इन्होंने लगभग आई थिंक 40 स्टोर्स खोल दिया है। 25 फर्स्ट क्वार्टर में खोले थे, 15 अभी फेस्टिव्स के पहले खोल दिया, तो 40 स्टोर्स उनके ऑलरेडी खुल चुके हैं अभी। तो कहने का मतलब वहाँ पे ये है कि आपको कल्याण के लगभग 44 स्टोर्स खोलने हैं, और कंपनी काफी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि पहले भी इन्होंने किया है उस तरह का। तो 44 स्टोर्स वहां से खुल जाएंगे। तो बाय द एंड ऑफ FY 26 इनके लगभग 362 स्टोर्स हो जाएंगे। और बाकी इंटरनेशनल में ये लोग कुछ जो इनके मेडलिस्ट वगैरह हैं, वहाँ पे भी कुछ शॉप्स वगैरह खोल रहे हैं। तो एक तो वो चीज हो गया। और जो नया डिजिटल ब्रांड इनका है, Q3 या क्वार्टर फोर में आई थिंक आएगा वो, तो वहां से कुछ 5 स्टोर्स आएंगे। तो ये चीज़ है। और बाकी अगर आप इंटरेस्टिंग चीज, आप वहाँ पे नहीं, इंटरेस्टिंग चीज आप ये देखिए, FY 26 से 27 में अगर आप सिर्फ इंडिया बिजनेस को देखोगे ना इनका, तो कल्याण और कैंडियर में आप अगर स्टोर ग्रोथ देखोगे तो लगभग 31% आता है। एंड रिमेंबर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कंपनी आपके मिड टीन से ज्यादा का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ दिख रहा है। तो कंपनी क्वाइट कंफर्टेबली आपके 30% के ऊपर तो ग्रो कर सकता है ना। क्योंकि आपकी जो रिटेल बिजनेस होता है, आपकी ग्रोथ कहाँ से आएगी? एक तो आपको सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होना चाहिए, दूसरा आपका एक्सपांशन भी तो होना चाहिए। जैसे आप वे टू डिटेल को देखते हो, है ना, बाकी कंपनी से हम डिस्कस करते हैं, बाजार स्टाइल वगैरह। तो उस तरह से देख लीजिए। तो वहीं से आपको इसकी गाइडेंस वगैरह और आउटलुक कैसा है उसके बारे में भी आइडिया लग सकता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो ROC और ROE प्रोफाइल है, तो मैंने ये अभी हमने जस्ट डिस्कस किया लास्ट कुछ ईयर्स में कैसा रहा है ट्रेंड इनका। और तो वो देखेंगे, तो सिंस अभी ये मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट क्यों होगा? मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट इसलिए होगा क्योंकि इनकी क्रेडिट साइकिल भी लीन हो जाएगी, है ना। और बाकी तो फोको मॉडल पे वर्क कर ही रहे हैं, तो एसेट लाइट मॉडल है, तो उससे आपकी ROE प्रोफाइल भी इंप्रूव हो रही है। सो दिस वाज एवरीथिंग जो कंपनी जिस तरह से आगे बढ़ना चाहती है। अब हम लोग कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं फाइनली इनके। तो अगर आप देखेंगे रेवेन्यू पे नंबर आपको 31% दिखता है, और सेम फॉर द ग्रॉस प्रॉफिट ऑल्सो। और जो पैट पे है इम्पैक्ट दिखा है आपको सिग्निफिकेंट, वाई? बिकॉज ऑफ द कस्टम ड्यूटी का कट जो हुआ था। ओके, अब जो मार्जिन एक्सपेंशन हमने क्लियरली लिख दिया, प्रोक्योरमेंट एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग, जो मैंने सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस किए हैं, जो पायलट प्रोजेक्ट है।
डेब्ट वगैरह पे कर रहे हैं वो चीज़ है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको दिखेगा कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। ये जो स्ट्रॉन्ग है ये आपको बेसिकली यही बताता है कि कंपनी की ब्रांड की कितनी रीच है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ना, अभी जो फेस्टिव पीरियड है, यहाँ पे कई सारी कंपनीज़ ने अपने वो क्या कहते हैं बेसिकली ग्रोथ का डेटा दिया था। जैसे मैं आपको शांति गोल्ड में अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, वहाँ पे कंपनी कहती है लगभग हमारा काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है, 300 केजीज़ का आया ना अक्टूबर मंथ में। और जैसे आप देखेंगे कल्याण वगैरह, कल्याण बोल रहा हूँ, बाकी पीएन गडगिल और सेनको सबने दिया है। ये कंपनी ने क्यों नहीं दिया है? एक्चुअली दिखाया तो अच्छा किया इन्होंने नहीं दिया है। तो आप देखेंगे ना, जब आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का नंबर देते हो, फेस्टिव्स में इतना हुआ है, तो वो नंबर थोड़ा सा स्क्यूड है। क्यों? क्योंकि आपके नए स्टोर्स खुले हैं, उनको भी तो सेल्स आई होगी ना, तो उससे आपको वो नंबर थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख सकता है। उससे बेटर है, अगर आपको सेम स्टोर्स की परफॉर्मेंस देखनी है ना, तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर देना ज़्यादा बेटर रहता है, जो कल्याण ने वही किया है। तो इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन वो 30% है। तो वो दिखाता है आपको कि कितना अगेन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है उस चीज़ में। सो ये है। सो दिस वाज अबाउट कि अभी का कैसा इनका चल रहा है बिजनेस। तो सिमिलरली अगर आप इनके साउथ और इंडिया का रेवेन्यू देखोगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि साउथ लगभग 54% कंट्रीब्यूट करता है। सॉरी, साउथ कम करता है, नॉन साउथ आपका 54% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। दिस वाज द जस्ट अपोजिट केस था आज से कुछ साल पहले। सो ये चीज़ है। और सिर्फ इनकी ग्रोथ आपकी गोल्ड में ही नहीं आ रही है, साथ ही साथ आपकी स्टडीड पोर्शन में भी ग्रोथ आ रही है। तो वो सारी चीज़ हो गई। सिमिलरली अगर आप इनकी इंडिया बिजनेस को देखोगे ना, सॉरी मिडिल ईस्ट बिजनेस उतना अच्छा नहीं किया इस क्वार्टर में। क्यों? क्योंकि क्या है ना, वहाँ पे कुछ जो फेस्टिव्स के डेज वगैरह हैं वो थोड़े से स्विच हो गए हैं। तो कंपनी कहती है कि क्वार्टर 3 में चीज़ें चेंज हो सकती है। तो वो चीज़ है। और अगर आप इसका कंसोलिडेटेड नंबर्स देखोगे, तो वहाँ पे भी आपको पैट पे आप देख लीजिए इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, कस्टम ड्यूटी के कारण काफ़ी घटा है। और इवन जो रेवेन्यू से एबिटा पे जंप है ना, वो आपके जो ग्रॉस मार्जिन वगैरह में इंप्रूवमेंट हुआ है उसके कारण है। सो ये तो कुछ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस है। आप FY 25 में जो नंबर देख रहे हैं ना डिप होता हुआ, ये आपको एक वन ऑफ है। ये क्यों है? ये आपका अगेन वो कस्टम ड्यूटी वाला इम्पैक्ट के कारण है। और बाकी आरओसी और आरओई प्रोफाइल तो हमने डिस्कस कर ही लिया। एंड फाइनली जो कंपनी है अपने डेप्ट वगैरह को पे कर रहा है, नेट डेप्ट तो इनका नेगेटिव ही है। और जो बाद बाकी जो भी बचा हुआ डेप्ट है वो भी आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में खत्म हो जाएगा। सो ये सारी चीज है इस बिजनेस के बारे में।